अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आलम के साथ आपका होस्ट बाबर मुगल हाजिर खिदमत। इस वक्त हमारे साथ मेहमान रावलपिंडी से PYO पंजाब के साबिक रहनुमा जनाब शमीम अब्बास साहब और इस्लामाबाद से सोशल एक्टिविस्ट और प्रोग्राम मैनेजर मिर्ज़ा ज़ियाउल इस्लाम साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। मिर्ज़ा साहब, आपने माशाल्लाह। कुछ ज़री सलाहत के हवाले से कुछ मौक़िफ़ रखते हैं, किसानों की फलाह बहबूद के हवाले से आपके पास क्या प्रोग्राम है ज़रिए जी, वाले से? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़रई मुल्क है और इसमें जो ज़मीन ज़राअत के लिए काश्त की जा रही है पहले से ही चारों सूबों में, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में, इसका तकरीबन 50% ज़मीन का जो काश्तकारी होती है, वो जो दरमियाने दर्जे का ज़री ज़मीन का मालिक है ना, लैंड मालकान है, उन्होंने किसान को ठेके पे दी हुई है। जो दरमियाने जिनकी आप कह सकते हैं जी 20 एकड़ है, 30 एकड़ है, 50 एकड़ है, 100 एकड़ है, 50% एक अंदाजे के मुताबिक 50% जमीन ऑलरेडी हमारी ठेके पे है। सही। ठीक है। अब वो जो 50% ठेके पे है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि किसी जगह पे तो जो काश्तकारी कर रहा है किसान, उसको फायदा मिल रहा है और किसी जगह पे जो जमीन के मालकान है वो फायदा ले रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर एक मुनासिब मुस्बत पॉलिसी ना होने की वजह से ऐसा होता है। हमारे यहाँ जो इदारे तो मौजूद हैं, लेकिन जो इदारों की परफॉर्मेंस है ना, जो इदारों की जो लोगों की जिम्मेदारी है, वो पूरी नहीं करते। इदारे तमाम सेक्टर में हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते। ये इदारों की जिम्मेदारी है कि जो 50% जमीन ठेके पे है, उसके अंदर कोई ऐसी पॉलिसी लेके आए जिससे जिसकी जमीन है उसको फायदा हो, जो काश्तकारी कर रहा है किसान उसको फायदा हो और सरकार को फायदा हो। ठीक है। जब ये तीनों अहबाब को, जमीन मालिक को, किसान को और सरकार को फायदा होगा, तो फिर वो जो चीजें वहां पे काश अनाज मिलेगा हमें मार्केट में बन के आएगा, उससे आम शहरी को फायदा होगा। एक तो ये बड़ी खास बात है। दूसरा ये है कि मैंने एक वीडियो पैगाम में कहा था कि मिसाल दी थी कि कम से कम 10 लाख, हमारे यहाँ 10 लाख एकड़ नहीं, हमारे यहाँ 50 लाख एकड़ भी गुंजाइश है। 50 लाख एकड़ जमीन जो गैर आबाद है, उसको आबाद किया जाए। वो उस जमीन को सरकार की तहवील में लेके और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर डिवीजन के अंदर जितनी जितनी जमीन निकले, उसी इलाके के लोग जो इस काबिल है, जिनमें अहलियत है, जिनके अंदर सलाहियत है, उनको उस जमीन को आबाद करने के लिए बुनियादी सहूलतें दी जाए। जो गैर आबाद है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पे और हर सूबे के अंदर 50 लाख एकड़ जमीन जो ऐसी गैर आबाद है, उसको आबाद किया जाए। उसको आबाद करने में 6 माह भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, लेकिन 6 माह या 1 साल के बाद वो 50 लाख एकड़ जो है, वो आपके कम से कम भी 10 लाख खानदान जो है, जो दही इलाके में लोग रहते हैं, उनको बाइज्जत तरीके से बावकार रोजगार के मौके मिलेंगे। और वो जो गैर आबाद जमीन इतनी ज्यादा आबाद होगी, उससे हमारे पास माशी वसाइल आएंगे। और फिर चूंकि वो चारों सूबों में होगी,
गिलगित बल्तिस्तान में भी होगी, कश्मीर में भी होगी। तो हमारी तमाम सब्जियां, हमारी तमाम अनाज की चीजें, हमारे तमाम फ्रूट्स जो हैं, उनको दूसरा जो सेट पहलू है कि वहां काश्तकारी करने के बाद मार्केट में लाके आम कस्टमर तक पहुंचाना। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। एक तो वहां पे मिसमैनेजमेंट हो रही है जहां पे चीजें कास्ट की जाती हैं, और दूसरा जो हो रही है प्रॉब्लम, वो जो चीजें उगाई जाती हैं अनाज की, उनको हर शहर से, हर इलाके से मंडियों में तक लाना और आम गांव तक पहुंचाना, इसमें बहुत बड़े माफियाज हैं। ठीक है, जो हमें आम आदमी को अंदाजा नहीं होता। अभी ईद आएगी, ईद बिल्कुल करीब है, तो ईद के ऊपर ये आपका लहसुन, आपकी सब्ज मिर्च, आपका अदरक, जो आज अगर अदरक एक 350 रुपए किलो है, तो ये 2 दिन बाद आपको 700 रुपए किलो मिलेगा। तो ये माफिया है। तो ये हुकूमत की नाअहली है, हुकूमत की नाअहली है। उसकी वजह यह है कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है, और वो इसलिए नहीं पूछते हैं हुकूमत के लोग कि उनकी तरफ से 750 रुपए की बजाय 7,500 रुपए का किलो मिले। उनको तो प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारे यहाँ एक क्लास है, 8 से 10% जो लोग हैं, उसमें हमारे पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, जागीरदार हैं, सरमायादार हैं। उनकी जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उनके फराइज में शामिल है कि वो चीजें, अगर एक सब्जी की मार्केट फैसलाबाद में है, तो फैसलाबाद से जो चीजें यहां आती हैं, उसको पिंडी इस्लामाबाद की मार्केट में किस तरह लाना है, उसमें कबाहत क्या है। भाई ये जो लोग बैठे हुए हैं ना, इसका हल पता क्या है? जो बैठे हुए हैं, इनसे सिर्फ सर्विसेज लें, ये आपके सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोग बन जाएं। देखें, वहां पे बंदा आता है, 2 ट्रक लेके आता है, 4 ट्रक लेके आता है, किसी भी चीज के, टमाटर के लेके आता है। तो उसमें वो क्या करते हैं, जो बंदा लेके आया है उसको कहते हैं बैठे, आप हमारे पास खाना खाएं। उसी की चीज होगी, वही खर्च करके आया होगा, उसी ने खरीदी होगी, उसी ने काश्तकारी की होगी, या वो थर्ड पार्टी से लेके यहां पहुंचा है, तो उसको बिठाएंगे, सुबह सुबह उसके ऊपर वो पैसा कमाएंगे। वो जितने पैसे वो बचा के लेके जा रहा है, उससे 20 गुना ज्यादा पैसे वो वहां बैठे बैठे बचा लेंगे। ये जुल्म है, ये ज्यादती है। तो हमारे यहाँ यही है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है। अभी इन दिनों में, अभी तो कोरोना की सूरत हाल है, वरना इन दिनों में रमजान के अंदर पिंडी में, इस्लामाबाद में, इवन के तमाम शहरों के अंदर जो लोकल मजिस्ट्रेट होते हैं, वो एक मुकामी पुलिस को लेके मूव कर रहे होते हैं और उनके रेट चेक करते हैं, और उसमें रेट लिस्ट पे रेट कुछ होते हैं और उनको चलान कर देते हैं। वो इस दफा, इस साल में थोड़ा कम नजर आ रहे हैं, इस साल थोड़ा कम नजर आ रहे हैं। जी, इस साल थोड़ा कम नजर आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम जो है वो यही है कि जो जमीन ऑलरेडी इस वक्त काश्त की जा रही है, उसका जो 50% हिस्सा ठेके पे दिया जाता है, वो एक बंदा, सिंगल आदमी सरकार की तरफ से वो उसको कोऑर्डिनेट करे उस पूरे पाकिस्तान में। क्योंकि ये कौमी मफाद, जहां पे कौमी मफाद की बात होती है, वहां पे एक इदारे का एक बंदा उस सारी चीजों को मॉनिटर करे। आजकल जो हम सुनते हैं ना कि अमेरिका हमसे 300 साल आगे है, बरतानिया हमसे 300 साल आगे है, मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूं कि जो ममालिक हमसे 250-300 साल आगे हैं, वो काम आज पाकिस्तान अगले 15 सालों में कर सकता है जो उन्होंने 300 साल में किया है। जिन कौमों ने 300 साल जो हमसे आगे हैं और जो तरक्की की है, वही तरक्की हम अगले 15 से 20 साल में कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हर 5 साल बाद एक टोला इक़्तिदार के वालों में बैठता है और बैठकर सिर्फ और सिर्फ जाती मफादात की जंग लड़ते हैं। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। अभी इस हुकूमत ने 22 महीने के अंदर पाकिस्तान के आम शहरी 22 लोगों को भी रोजगार नहीं दिया।
22 महीने हो चुके हैं, 2 माह बाद इनको 2 साल पूरे हो जाएंगे। हुकूमत की जो आप सवाल करें हुकूमत की कारकर्दगी क्या है, तो 22 महीने के अंदर पाकिस्तान के जो आम शहरी है वो एजुकेशन के एक्सपर्ट हों या टेक्निकल। मिर्जा साहब की बात यहाँ मैं काट रहा हूँ, आपके इस सवाल की तरफ मैं आता हूँ कि हुकूमत की क्या कारकर्दगी थी या इस ज़ेर रकमे की जो आप बात कर रहे हैं, इस पे गवर्नमेंट को क्या नफा या नुकसान होगा और जो किसानों को क्या नफा होगा, और हुकूमत इन लोगों को ये ज़ेर रकबा किन शराइत पर दें। ठीक है, तो ये सवाल पूछने से पहले मैं अपना रोलपिंडी में शमीम अब्बास साहब की तरफ जाऊंगा। शमीम अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम। शमीम अब्बास साहब, इस वक्त चूंकि अभी कोरोना वायरस के हवाले से मिर्जा साहब ने बात की, तो कोरोना वायरस के बाद जो लॉकडाउन का सिलसिला अभी तक जारी है, नामी तो है, लेकिन आपको क्या समझ आपके अपने इलाके में इस वक्त कोरोना वायरस और लॉकडाउन क्या सूरत चल रही है, ताज़ा तरीन सूरत क्या है? शमीम अब्बास साहब, आपकी आवाज आ रही? मुझे तो आवाज नहीं आ रही। शमीम साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। शमीम साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, अपना मिर्जा साहब, जब तक शमीम बाबा साहब ऑनलाइन होते हैं, मैं अपने सवाल की तरफ दोबारा आता हूँ। जो आप बात कर रहे हैं, वो रकबा किन शराइत पे हुकूमत पाकिस्तान इन किसानों को दे, और क्या उनको फायदा होगा और किसान इससे कैसे मुस्तफिद हो सकेंगे? देखें जी, बात सुने। पहली बात तो यह है कि जहां पे ये नई हुकूमत, जिसको मैं अभी कह रहा था कि 22 महीने हो गए हैं बने हुए, इसने हुकूमत में इक़्तिदार में आने से पहले और इक़्तिदार में आने के बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट बताए थे कि हम रोजगार के लिए ये प्रोजेक्ट देंगे, घर के लिए ये देंगे, ठीक है। और साथ इस हुकूमत ने एक बड़ी खास बात की थी, जिसके ऊपर अभी तक कहीं दोबारा वो स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर की नहीं नजर आ रही। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि तमाम सेक्टर के अंदर हम सिविल सोसाइटी में जो एक्सपर्ट बैठे हैं, जो थिंकर्स हैं, उनसे तजावीज लेंगे और उनके साथ इश्तराकत करेंगे। हुकूमती इदारे और प्राइवेट सेक्टर से इश्तराकत की जाएगी। तो मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू ये पैगाम याद दहानी के लिए गुजारिश करना चाह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जनाब इमरान खान साहब ने कहा था कि हर सेक्टर के अंदर इश्तराकत की जाएगी। तो अगर देखिए, ये चीजें सोशल मीडिया के ऊपर या आपके शो के ऊपर 100% एक्सप्लेन नहीं करनी चाहिए, ना ही करनी होती है, क्योंकि आपका प्रोग्राम ना सिर्फ पाकिस्तान में देखा जा रहा है बल्कि पूरी दुनिया में देखा जाएगा। तो हमेशा हिकमत के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करनी होती है कि हुकूमत एक ऐसा प्लेटफॉर्म कायम करे जहां पे तमाम सेक्टर के अंदर लोग अपनी अपनी तजावीज लेकर वहां जाएं। जिसकी तजावीज अच्छी होगी उसके साथ इश्तराकत करें, और जब इश्तराकत होगी तो फिर उसके ऊपर अमली तौर पे काम होगा, और जब काम होगा तो फिर रिजल्ट सामने आएगा। बस इसका हल यही है। और इससे, जैसे मैंने पहले कहा है कि 4 चीजें करनी है। एक, आजकल जिस तरह ये आपका लाइव प्रोग्राम एक क्लिक से हो रहा है ना, हर चीज को आप होमवर्क करने के बाद एक क्लिक के ऊपर अमली तौर पे सारा पूरे पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर का निजाम है, एक क्लिक के ऊपर आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। एक क्लिक के ऊपर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल लोग मौजूद हैं कि पूरे पाकिस्तान का आप
चारों सूबों, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर का, जहां पे पहले काश्तकारी हो रही है और जो जमीन गैर आबाद है उसको जो आबाद करना है, इसके लिए होमवर्क करके आप बता सकते हैं कि जिला रावलपिंडी में इतने 1000 एकड़ जमीन है, ठीक है, फैसलाबाद में इतने 1000 है, लाहौर में इतने 1000 है, इवन के तमाम शहरों के बारे में आपके पास वो इंफॉर्मेशन सामने आ जाएगी। उस प्रोग्राम के तहत जो एक आप लॉन्च करेंगे सामने आ जाएगी। उसमें आप हर शहर से जिनके पास रोजगार नहीं है, दही इलाके में भी 25-30% ऐसे लोग हैं जिनको काश्तकारी तो करनी आती है लेकिन उनके पास मौके नहीं है। 25-30% लोग ऐसे हैं उनके पास मौके नहीं है। उन लोगों को आप लगाएं और उनको इसको आबाद करें, और जब आबाद करेंगे तो फिर उस पे अनाज उगेगा, सब्जियां उगेगी, हर जितनी भी जो चीजें ज़राअत से हमारी पैदावार होती है वो सारी होगी, और उससे फिर हम उनको वहां पे काश्तकारी करने के बाद तमाम चीजों को मार्केट के अंदर लाने में और मार्केट से आम आदमी तक पहुंचाने में ये इस्लाहात करनी है। और कितना फायदा होगा आप अगर इसको 5 साल का प्रोग्राम तरतीब दे दे या अगर 10 साल का दे दे, तो आपको 5 साल में कम से कम $250 बिलियन, मतलब इसमें एग्जैक्ट होमवर्क करने से ये चीजें सामने आ जाएंगी कि 250 बिलियन बचता है या $300 बिलियन बचता है या 200 बचता है, ठीक है। तो ये है वो काम जो नहीं हो रहा। एक वो जमीन जो पहले काश्त की जा रही है उसके अंदर इस्लाहात, और एक वो जो गैर आबाद है उसको आबाद करना है। और इसके लिए प्राइवेट सेक्टर से आप हुकूमत सिर्फ इश्तराकत करे, और जो लोग काम कर रहे हैं सरकारी इदारे वो उसके साथ उनका इश्तराकत हो, जॉइंट वेंचर हो। आप एक होमवर्क करें तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर ये चीज मौजूदा हुकूमत हमें ठेके पे दे दे, हमारे साथ इश्तराकत कर ले, तो हम अगले 5 साल, 7 साल, 10 साल, हुकूमत क्या सोचती है, हुकूमत क्या सोचती है कि उनके 2 साल होने वाले हैं और 3 साल वो इसी तरह ही टेस्ट मैच की तरह लगे रहेंगे और अपना टाइम पूरा करके, और बाद में कहेंगे मैंने ये किया, हमने ये किया, हमने वो किया, और इसी बेस के ऊपर दोबारा वो मैदान में जाएंगे। और हमारे सादा लोग जो है वो फिर कोई उसको वोट देगा, कोई उसको वोट देगा। सर, मुल्क के मफाद के लिए सोचें, इस कौम के लिए सोचें। 5 साल हुकूमत के पास अगर पीरियड होता है तो कौमी प्रोग्राम जो आप तरतीब देते हैं उनको चलने दें। ऐसा प्रोग्राम जिससे मुल्क को फायदा है, जिससे कौम को फायदा है, जिससे पाकिस्तान के आम आदमी को फायदा है, वो प्रोग्राम चलने दें। वो अगर 10 साल का है, जिस तरह अभी सी पैक है, अब सी पैक के फायदे क्या है, ठीक है, इसके बारे में हमें आम आदमी को चाहिए हुकूमत एजुकेट करे कि मुस्तकबिल में इसका ये फायदा है, ठीक है। तो ये मैं अर्ज कर रहा हूं कि जनाब जो वजीर आज़म साहब ने कहा था कि तमाम सेक्टर के अंदर हम ऐलान करते हैं कि लोग अपनी तजावीज दें, तो वजीर आज़म साहब वो ऐलान दोहराए और एक फोरम कायम करें जिसमें लोग ना सिर्फ एग्रीकल्चर ज़राअत के अंदर बल्कि इंडस्ट्री के अंदर, और मैं हमेशा ये कहता हूं कि मामूली सी बात है, मैं साबित कर देता हूं कि 45 से 50 बिलियन डॉलर का खसारा हो रहा है 2 वजह से। एक, वसाइल का जो सही इस्तेमाल नहीं हो रहा, हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो वसाइल है उनका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं हो रहा, और दूसरा जो हर सेक्टर के अंदर करप्शन है, बदइंतजामी है, मिसमैनेजमेंट है। हुकूमत का सबसे बड़ा एजेंडा यही था कि हम बदइंतजामी, मिसमैनेजमेंट और करप्शन को ठीक करेंगे, लेकिन जब से हुकूमत ये बनी है, इक़्तिदार में आई है, बदइंतजामी को किसी एक सेक्टर में भी ठीक करने के लिए एक अलिफ बे को भी ठीक नहीं किया, कोई एक स्टेप नहीं लिया। इवन के पुलिस के अंदर भी इस्लाहात नहीं आई, जो थाना कल्चर है वो भी ठीक नहीं हुआ। आप किसकी बात करते हैं मोहतरम? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह, ये आप
लोगों की फलाह बहबूद की बात करते हैं और लोग इसको देखेंगे और लोगों तक पैगाम जाएगा। मेरी आपके जितने भी देखने वाले लोग हैं उनसे गुजारिश ये है कि वो ये ना देखें प्रोग्राम कौन कर रहा है, इनके साथ लाइन पे कौन आया लाइव, ये ना देखे, सिर्फ ये देखे कि बात क्या की जा रही है, मुल्क की बात की जा रही है, कौम की बात की जा रही है। इसी चीजों को शेयर करें। जैसे मैं पहले कहता हूं कि अच्छी बात को फैलाना सबका जारिया है, ये अच्छी बात है, अच्छी बात को फैलाएं। हाँ, अगर साबित करें हमारे अंदर कमी है, हो सकती है, हम इंसान हैं, हमारे अंदर 100,000 कमी हो सकती है, लेकिन अच्छी बात को कहना, अच्छी बात को फैलाना बहुत बड़ा सदका जारिया है। इसको फैलाएं ताकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और हम अगर छत पे खड़े होकर ऐलान नहीं कर सकते कि भाई कौन परेशान है, किसकी क्या परेशानी है, कौन किस प्रॉब्लम में मुब्तला है, तो हम यहाँ ये छत पे खड़े होने से भी ज्यादा बेहतर है कि हम एक दूसरे को कह रहे हैं कि हमारे मसाइल ये हैं और इनका हल ये है। तो बाबर मुगल साहब, मैं फिर कहता हूं कि वजीर आजम साहब ने ऐलान किया था और वो उनकी रिकॉर्ड में मौजूद है स्टेटमेंट कि हुकूमत ऑफर देती है तमाम सेक्टर के अंदर जो भी हमें प्रपोजल्स आएंगी हम उसके साथ इश्तराकत करेंगे, इश्तराकत करें, मुल्क के मफाद के लिए करें, कौम के मफाद के लिए करें। कोई काम मुश्किल नहीं है। हमारे यहाँ जितने भी मैंने बताया इदारे हैं, इदारों में जो लोग हैं उनके मिजाज से हम वाकिफ हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, कितनी दफा, कितने हफ्ते में या महीने में, कितने दिन, कितना वो काम करते हैं, एक फाइल होती है वो किस तरह घूमती है, क्या काम होता है, वो सारी सूरत हाल हमारे सामने है। तो जो इतने लोग आपके पास हैं, इदारे मौजूद हैं, माशाअल्लाह, इदारों में लोग मौजूद हैं और वो बड़े बड़े काबिल लोग हैं। इदारों के अंदर जो जिम्मेदारियां उनके पास हैं वो बड़े बड़े काबिल लोग हैं। तो उनको चाहिए कि इस मतलब की खातर काट रहा हूँ माजर के साथ। काफी देर से शमीम अब्बास साहब को इंतजार कर रहे हैं, वो ऑफलाइन हो गए थे। आपसे ये अभी डिस्कशन कर रही है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी तजवीज़ आपकी, खासकर किसानों के हवाले से। ज़े रकबा जो बंजर पड़ा हुआ है इसको आबाद करने के हवाले से ये आपका बहुत ही जबरदस्त एक पैकेज आपने दिया है, एक आपने मशवरा दिया है, एक तजवीज़ दी है, बहुत ज़बरदस्त है। ये तो गवर्नमेंट पे या हुकूमत पे डिपेंड करता है कि इन लोगों को या किसानों को हुकूमत कैसे सोलकार बनती है। तो ये बातें अभी आपसे मैंने डिस्कस करनी है इस प्रोग्राम के तहत। तो मैं शमीम साहब की तरफ आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम शमीम साहब, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी, आपकी आवाज़ आ रही है बाबर भी, बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया, काफी देर से आप ऑफलाइन थे। अभी मिर्जा साहब से बड़ी सैर की है और मजीद अभी है कोरोना वायरस के हवाले से बात की। तो मैं कोरोना वायरस के हवाले से बात अभी इसको आगे बढ़ाता हूँ बात को कि मुल्क में आज 3 माह से कोरोना वायरस के बाद लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है। अभी क्योंकि लॉकडाउन में नरमी की है, आप बताएं कि रावलपिंडी में यहाँ पे आप मौजूद हैं, तो रावलपिंडी की इस वक्त सूरत क्या है कोरोना वायरस के हवाले से, बिलखसूस आपके अपने इस वक्त क्या जी? बहुत शुक्रिया बाबर भाई। यहाँ इस इलाके में मैं रहता हूँ, बदकिस्मती से मेरी जो एहसासात हैं, जो मेरे जज्बात हैं, मैं वो बयान करने से कासिर हूँ कि इस इलाके की हद तक या मुल्क में जो नेशनल लेवल की पॉलिसी है बहुत मायूसी का सामना है आवाम को। ये लॉकडाउन तो गवर्नमेंट ने किया जी करना है, उससे नंबर ऑफ जमा होने के लिए क्या करना है, ये सारी बातें एक सवालिया निशान रहेंगी। और हमेशा भी जो आम जो दूसरी गवर्नमेंट्स जो इससे पहले गुजर चुकी हैं, मुस्लिम लीग नून की बात कर लें, दूसरी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे मौजूद है। मैं सबसे पहले तो जो हुकूमत ने नारा दिया कि कोरोना वायरस से डरना नहीं लड़ना है, तो आपने पूरी पाकिस्तान में लॉकडाउन कर दिया, तो यार हमने तो बचने के लिए किया। तो आपको बेहतर होता कि आप इस नारे को ये बोलते कि कोरोना वायरस से
लड़ना नहीं बचना है, तो ये नारा ज्यादा मेरे ख्याल में इफेक्टिव होता। दूसरी बात, लॉकडाउन के वाले से सर बहुत गरीब गुरबा जो हमारे दुकानदार हजरात हैं, छोटे तबके के ताजर हैं, उनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है। क्या अच्छा होता कि गवर्नमेंट एक पॉलिसी जो SOP उन्होंने बनाए हैं वो वजह करते कि आपने लॉकडाउन करना है लेकिन एक तरीकेकार के मुताबिक करना है। 2-4 घंटे एक दुकानदार को देते, 4 घंटे किसी दूसरे दुकानदार को दे देते, 4 घंटे जो है दूसरे शोबे से ताल्लुक रखने वाले दुकानदार को देते। बाजारों में रश भी कम होता और लोगों के जो रोजगार का पहिया वो भी चलता रहता। बदकिस्मती से जो लॉकडाउन किया गया उसका कोई तो सलसल ही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं कि किसने दुकान खोलनी है किसने नहीं खोलनी। आज भी यकीन माने कि चंद कैटेगरी के जो ताजर हैं वो परेशान है कि भाई जो आज जो नरमी हुई है उसका हम फायदा उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते। अगर नहीं उठा सकते तो क्यों नहीं उठा सकते, और उठा सकते हैं तो हमें कौन सा टाइम चाहिए। बड़ा अच्छा प्लान हो सकता था इस बीमारी से निपटने के लिए कि गवर्नमेंट जो है वो एक संजीदा रवैया अख्तियार करती। कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि यार कपड़े की सनत के लिए कहते हैं कि आपने 5 दिन कारोबार करना है फलान टाइम से लेके फलान टाइम तक। उसके बाद ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है उसके लिए 5 बजे से लेके फलाने टाइम तक आप लोग कारोबार खोल सकते हैं, बाकी बात बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये डिवाइड कर दिया जाता अगर इस सिस्टम को, इस कारोबार को, इस मईशत को। यकीन मानिए कि हमें वो नुकसानात और जो गरीब लोग जो आज हैंड टू माउथ हो गए हमें ये नुकसान ना उठाना पड़ता। तो ये दूरअंदेश लोग जो है ना पार्टियों के अंदर या जमातों के अंदर बहुत कम मिला करते हैं। हमने जो सीखा है, जो हमने किया है, जो आज तक देखा है, वो जो भी इस गवर्नमेंट का मैंने जो देखा है वो बिल्कुल एक अनाड़ीपन का मुजाहरा है जी। आज भी हमारे चंद दुकानदार ऐसे हैं, कुछ जो लोग जो स्नूकर क्लब वगैरह से वाबस्ता है, जिम से वाबस्ता है, जो खेलों के जो से वाबस्ता है, वो बार बार मुझे भी फोन करके पूछते हैं कि हाँ जी भाईजान हमारी दुकान का क्या बनेगा, हमने खोल लिया नहीं खोलनी। मैं जो अपने दोस्त है उनको फोन करके पूछता हूँ जी भाईजान ये दुकान खोले ना खोले, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। ये इनकी लोकल सरकार एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना जी, उसको चाहिए था कि इन छोटे छोटे मामलात से नंबर आजमात हो, लेकिन उन्होंने इसको अक्सर जो है ना इसमें इनका फेलियर मुझे नजर आ रहा है। तो आने वाले वक्तों में मैं ये गुजारिश करता हूँ, ये अगर बाब अख्तियार गवर्नमेंट के अगर ये प्रोग्राम ये मेरी बात सुन रहे हैं तो उनसे ये गुजारिश है कि खुदा के वास्ते यार ये जो मुकम्मल लॉकडाउन है इसकी तरफ मत जाए। आप सुबह के 4 घंटे एक कारोबार को दे दे, बाजार में रश कम होगा। उसके बाद अगले 4 घंटे किसी और को दे दे, उसके साथ SOP तय करें भाई ये इस तरह आपने कारोबार करना है। उसके बाद अगले जो लोग हैं उनके साथ 4 घंटे किस तरह है। तो ये 24 घंटे पे अगर मुहित कर रहे हैं इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से चल सकते हैं। तो दूसरे नंबर बात ये है ना, एक हर इलाके हर यूसी पर एक कतरीना मरकज इनका कायम हो जाता तो आपके जिस इलाके में जो मरीज है वो दूसरे इलाके में नहीं जा सकते थे। आपको खेमे लगा के भी मरीज रख सकते थे। आपने तो अस्पतालों की OPD बंद कर दी, आपने पूरे के पूरे अस्पताल बंद कर दिए, आपने लोगों में दहशत फैला के लोगों को तो जनाब मैं आपको यकीनन कहता हूँ कि आपके खबरनामों में आपका जो मीडिया है वो खबरें चला चला के आपके पास इस वक्त में शहरों में जो ज़हनी मरीज है उनकी तादाद कितनी ज्यादा बढ़ गई है, ये आपके लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो मैं ये गुजारिश करूंगा गवर्नमेंट से कि खुदा के वास्ते और बाब अख्तियार हैं जो पॉलिसी साज हैं थोड़ा से होश के नाखुन लें। और ये आपने जो नारा लगाया हुआ है ना जी कि कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, और डर रहे हैं आपने पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया है। और नारा आपका क्या है, आप ये नारा जो आपका पैरामेडिकल स्टाफ है, आपके डॉक्टर हैं, उन नर्सिस के लिए ये नारा है कि कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। तो आम आवाम को तो आपने बंद कर दिया है, तो वो तो उससे तो उसके लिए आपका नारा ये होना चाहिए था कि कोरोना से लड़ना नहीं बचना है। मेरा ये जो है जो एहसास जज्बात है मैंने अपना पहचान। जी जनाब। जी जिया साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। आपकी आवाज आ रही है? शमीम अब्बास साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। जी आ रही है। बात कर रहे थे
शमीम अब्बास साहब आप बात करें। बस मैं यही गुजारिश कर रहा था बाबर भाई कि जो आपकी हुकूमत के वज़रा है, आपके जो जिम्मेदारान है, उनसे ये गुजारिश है कि ये मुल्क जो गरीब मुल्क है, ये मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन का मुतामिल नहीं हो सकता। मेरी तजवीज़ यह है कि 4-4, 5-5 घंटे हर शुबह से तल्लुक रखने वाले जो ताजर है उनको दें, 24 घंटे दुकानें ओपन करें, लेकिन सबको 5-5 घंटे रहे, उनके लिए SOP तय करें। उनसे कहें जनाब जिस तरह रश नहीं करनी, आपने सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, आपने जनाब मास्क का इस्तेमाल करना है। तो मेरे ख्याल में कोई ये पाकिस्तान में वो मसला ही नहीं। यहाँ तो इन्होंने मीडिया पे खबरें चला चला के दूसरे ममालिक की अपने अवाम को ज़हनी मरीज बना दिया। फिर जो उन्होंने नारा दिया कोरोना से डरना नहीं लड़ना, मैं उससे नहीं इत्तेफाक करता हूँ। कोरोना से बचना है, लड़ना नहीं है। तो आप जिस एजेंडे पे काम तो जिस पे हो रहा है ना कि हमने दुकानें बंद कर दी, हमने लॉकडाउन कर दिया, हमने मिलें बंद कर दी, हमने उनके लिए SOP तय करने थे भाईजान। हमने इस मुल्क की जो मईशत का पहिया उसको भी चलाना था, लेकिन बदकिस्मती है कि हमने ये किया कि हमने पूरा के पूरा ट्रेन बंद कर दी, ट्रांसपोर्ट बंद कर दी, दुकानें बंद कर दी। चाहिए जगह पहले दिन से आप तमाम लोगों को मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ टाइमिंग जो है, आप मुख्तलिफ जो है शुभ जाते उनके लिए रखते। आपने खौफा रास फैला दिया, मुल्क का पहिया मैशत का जाम कर दिया। पहले ये कौम जो थी वो कर्जों में जकड़ी थी और लोग परेशान है। आज मुझे ये बताएं, एक इलाके की छोटे के इलाके की सतह पर एक दुकानदार है, उसका 2 महीने से उसका शटर बंद है। बजाय इसके कि जो छोटे ताजर थे, वो किराएदार ताजर जो थे, उनके लिए जनाब गवर्नमेंट ने क्या किया जी, मुझे ये बता दें जरा। हम जी तो 81-71 पे मैसेज भेजें जी हम आपको पैसे देते हैं। मैं भाई आप खुद वेजा करें, उनको खुद के उनके पास जाए, अपने जो टाइगर फोर्स आपने बनाई है वो उसकी निशानदेही करी। टाइगर फोर्स का कोई नाम निशान नहीं है। तो बयानात उनके जनाब रोज चल रहे होते हैं टीवी पे, जी टाइगर फोर्स ये कर रही है वो कर रही है। मुझे ये बताएं बाबर भाई, आप ईमान से बताएं, आपको कहीं टाइगर फोर्स नजर आई है डोकाला खान जिस जगह पे आप रहते हैं या मैं जहाँ पे रहता हूँ? कोई टाइगर फोर्स का वजूद नहीं है भजन। बस लोग अपने अपने घरों में है इस वक्त। और कोई अच्छा शमीम साहब, बात ये है कि आप शमीम अब्बास साहब आपकी बात बजाय आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो SOPs मुकर्रर किए गए हैं, लोग उस पर अमल नहीं कर रहे ना। हजूरे वाला इसके पे अमल हो ही नहीं सकता इन इलाकों में। मैंने जो गुजारिश आपसे किया कि मैं जब ये कह रहा हूँ कि आपने ये देखना है कि आपने कपड़े वालों को कहना है जी कि आपने इस टाइम से लेके 5 घंटे आपने दुकान खोल ली है। उसके बाद आपने जो रेडीमेड्स वाले उनको कहना था इस टाइम से लेकर इस टाइम तक 5 घंटे आपने खोलना है। ये हमें लॉकडाउन का मुतामिल हो ही नहीं सकता था ये मुल्क। हमने सिर्फ जो SOP बना देते ताजर हजरात के साथ बैठ के, हमने कहा बंद कर दो भाई, ट्रेनें बंद कर दो, ट्रांसपोर्ट बंद कर दो, दुकानें बंद कर दो, शहर अस्पताल सब कुछ ला उनको जो है ना वो बेचारे पहले ही परेशानी के आलम में उनको और परेशानी में धकेल दिया। आज भी जरूरत इसी बात की है कि अगर ये हमारा वायरस जो है इसकी मरीजों की तादाद बढ़नी है, अगर इस मुल्क में हालात ऐसे आ सकते हैं कि हमारे मुल्क में मरीजों की तादाद जो है वो बढ़े, देखें कि यार हमसे कंट्रोल नहीं हो पा रही, तो फिर भी हमें मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन की तरफ ये मुल्क कम अज कम जाने का मेरे ख्याल में मुतामिल नहीं हो सकता। हमें चाहिए कि 5 अब्बास साहब बात यह है कि लॉकडाउन तो ठीक है, लेकिन अब तो नरमी कर दी गई है। अब तकरीबन तमाम जो कारोबार है तकरीबन खोल दिए गए हैं, लेकिन जो SOPs है उस पे अमल दरामद होना बहुत जरूरी है। और SOP पे आप देख लेना कि 2 महीने से दुकानों के शटर जो है बंद है। जबकि अल्लाह पाक का एक बड़ा लाख शुक्र अदा करना चाहिए हम लोगों को कि हमारे यहाँ वो मरीज नहीं है। हमारे देखे मुख्तलिफ इलाकों में थोड़े थोड़े कुछ बात थे तो अल्लाह पाक ने हल कर दिए, अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया। अभी लोगों में ज्यादा खौफ और राज फैलाने की जरूरत नहीं है। बस जो ये मैंने आपको जो बताया ना कि 5-5, 6-6 घंटे अगर सब दुकानदारों को दिए और बाजारों को 24 घंटे ओपन किया जाए, मेरे ख्याल में आपके पास कोई इशू ही नहीं है। अब सिक्योरिटी फोर्स जो है वो बजाय इसके कि बता ना लेना
वो SOP पे अमल कराए ना, देखे ना जिस दुकानदार कोई अमल नहीं कर रहा उसके मुनासिब जुर्माना कर दे। ये ना कहे कि यार सील कर दो तो इसको थाने ले जाओ, तो अवाम के लिए मुश्किलात बढ़ाने वाली बात होती है सर। आप उस पर हल्का सा जुर्माना करें, उसके भाई नेक्स्ट टाइम हम आएंगे, ये बात ना हो। आप उसकी दुकान बंद कर देंगे, उसके बच्चों का रोजा छीन लेंगे, आप थाने में जाके 5-5, 10 हजार रुपया लेंगे, जब एक दुकानदार को वापस छोड़ देंगे, ये क्या SOP होगा और क्या मुल्क चलेगा सर? नहीं चल सकता, लोग जो है मजीद परेशानी की तरफ जाएंगे। अच्छा शमीम अब्बास साहब, बात यह है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से असास प्रोग्राम के तहत जो 12,000 रुपये कैश मुस्तहिक लोगों को जो देने का जो ऐलान किया था, वो आपके इलाके में मुस्तहिक लोगों को 12,000 कैश मिल रहा है? सर जी, मैंने आज दिन तक मुझे सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो लोग, जो वो भी हमारे लोगों के में जो जो हम लोगों ने जो लोग भेजे थे, तो लिस्टें हमारी बनी हुई है, वो उसका नाम तब्दील करके इन्होंने जो है वो एहसास प्रोग्राम रखा है। उन लोगों को पैसे जो है वो मेरी मालूमात के मुताबिक, मैंने रोजा रखा झूठ नहीं बोलता हूँ, मिले। उसके अलावा कुछ चंद लोग मुझे मिले जिन्होंने कहा जी हमें मैसेज आया है। तो इसमें सर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि यहाँ पे भी बहुत बहुत ही कम लोगों को, और खास तौर पर छोटे जो ताजर थे, छोटे ताजर हजरात थे जिनकी 2-2 महीने दुकानें बंद है, उनको थोड़ा सा अकोमोडेट करना चाहिए था, मजबूर करना चाहिए। अच्छा बहुत शुक्रिया। अच्छा मिर्जा साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, बड़ी आप प्यारी बातें कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है और तजवीज़ है। अब ये बताएं कि जो खसारा पूरा करने के हवाले से आपने जो बात की, वो ये कैसे पूरा हो सकता है, और दूसरा चूंकि लोगों को काफी रेवेन्यू मिल सकता है, तो वो रेवेन्यू कैसे किया जा सकता है? आप क्या कहते हैं, पूरा किया कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले जो मौजूदा हुकूमत का जो एजेंडा था, बड़ा अहम जो 2 पॉइंट थे वो ये थे कि वो हमारे यहाँ जो करप्शन है इसको दुरुस्त करेंगे हर सेक्टर के अंदर, एक। और दूसरा जो पॉइंट था हुकूमत का कि वो कर्ज नहीं लेंगे, कर्ज। लेकिन ये कर्ज भी लिया जा रहा है, और जो हमारे यहाँ जो बदइनवानी करप्शन मौजूद है उसमें कुछ इस्लाहात भी नहीं की जा रही। सबसे पहले हमारे पास वसाइल मौजूद हैं, हमारे पास तमाम सेक्टर के अंदर, और बिलखसूस पाकिस्तान की जो सिविलियन लोग हैं, प्राइवेट जो लोग हैं और इदारों के अंदर बड़े काबिल लोग बैठे हुए हैं, वो तमाम सेक्टर के अंदर हुकूमत इश्तराकत करने के मौके पैदा करे, मौका दे, अनाउंस करे मुल्क की खातिर। उसमें आपके पास ऐसी ऐसी तजावीज आएंगी कि आप सोच नहीं सकते कि हमारे हर मसले का हल निकलेगा। अब जो खराबी है, रेवेन्यू नहीं मिलता हुकूमत को, जबकि वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है कि हमारे यहाँ 10% भी लोग टैक्स नहीं देते, तो मैं 100% बड़े एक बंदे की आमदन 20,000 रुपया हो और वो किसान हो या वो मजदूर हो, ऐसा प्रोग्राम पेश कर सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह कि 20,000 रुपये से लेके 20 लाख रुपए आमदन वाला बंदा भी टैक्स दे। ये ऐसा प्रोग्राम दिया जा सकता है। 100% लोग टैक्स दें। जब आपको 100% लोग टैक्स देंगे तो हुकूमत के पास वसाइल बढ़ेंगे, और जब हुकूमत के पास वसाइल आएंगे तो वो मुल्क की फलाह और बहबूद और तमीर तरक्की के लिए खर्च करेंगे। इसके लिए सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ एक काम, कि हुकूमती ईवानों में जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने अपनी नीयत ठीक करनी है, सिर्फ नीयत ठीक करनी है। अभी तक इनकी नीयत दुरुस्त नहीं है, भले वो पहले लोग थे या मौजूदा हुकूमत के लोग हैं। अल्लाह ताला ने कहा ना कि अमाल का जो दारोमदार है वो नीयत पे है। तो मुल्क की खातर आज ये लोग इक़्तिदार में है, कल इनसे इक़्तिदार चला जाएगा,
ये लोग पाकिस्तान के हर शहरी को भी जवाब दे हैं और कल को अल्लाह के यहाँ भी जवाब दे हैं, अल्लाह ताला के हजूर भी जवाब दे हैं। ये जो फ्राइज मिले हुए हैं ना, जिसके पास भी जो भी होता है, भले वो मशीर है, भले वो वजीर है, भले वो वजीर आला है, भले वो गवर्नर है, भले वो सदर है या वजीर आजम है या दीगर कौमी इदारों का सरबराह है, जिसके पास जो भी जिम्मेदारी है वो अल्लाह के हाथ जवाब दे है। वो ये ना समझे मैंने कल को जवाब नहीं देना, उसने जवाब देना है। तो लिहाजा हम सबको नीयत दुरुस्त करके इस मुल्क की खातर, इस कौम की खातर सर जोड़ के बैठना है। जब टैक्स का निजाम, मैं आपको पाकिस्तान का एक आम शहरी हूं, मैं कहता हूं कि ये मैं पेश कर देता हूं, ये मैं बना देता हूं, हुकूमत सिर्फ मुझे मौका फराहम करे, मेरे साथ इश्तराकत करे, तो आपके पास जब टैक्स हर आदमी देगा, लेकिन उसके बदले में हर बंदे के पास रोजगार भी मिलेगा। अभी पाकिस्तान के 40 से 50% लोग ऐसे हैं जिनके पास रोजगार के मौके ही नहीं है। उसमें आपके पढ़े लिखे लोग शामिल हैं, उसमें आपके हुनरमंद शामिल हैं, उसमें आपका मजदूर शामिल है, उसमें आपका किसान शामिल है। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि 50% लोगों के पास रोजगार के मौके ही नहीं है। तो ये रोजगार के मौके पैदा करने पड़ते हैं, इनके लिए प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं। और ये प्रोग्राम भी भाई एक शख्स, मैं इसमें भी कहता हूं, पाकिस्तान के चंद 2 लाख 4 लाख जो स्पेशल पर्सन लोग हैं उनको छोड़ के, जो स्पेशल है, जो मजदूरी मजदूर हैं, जो जिस्मानी मजदूर हैं, वो जो 2 4 5 लाख हैं, उनको छोड़ के हर खास और आम आदमी के लिए जिसके पास रोजगार के मौके नहीं है, उसको रोजगार के मौके भी मैं निकाल देता हूं, मैं पेश कर देता हूं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। तो और इसके अलावा वो प्रोग्राम ऐसा होगा कि खुद ब खुद जो जिसका टैक्स बनता है वो ऑनलाइन उसके पास उसका टैक्स एक सिस्टम के तहत हुकूमत के अकाउंट में आ जाए, और वो जब आएगा तो वो खुद ब खुद प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम जो भी होंगे, कौमी स्तर पे जो होंगे, उसके ऊपर वो लगेगा। हमारी सेहत के ऊपर, हमारी तालीम के ऊपर, हमारी तबीयत और तरक्की के ऊपर जो भी जरूरतें हैं, हमें 20 साल 25 साल का एक कौमी प्लान बना के आगे चलना होगा। उसमें हर बंदा आएगा जिसकी हुकूमत होगी, वो बहैसियत नौकर खादम इस मुल्क की खिदमत करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करके चला जाएगा। एक प्रोग्राम जब तक हम तरतीब नहीं देंगे, ये मुल्क आगे नहीं चलेगा, ये कौम आगे नहीं बढ़ेगी। हमें 20-25 साल का प्रोग्राम तरतीब देके एक मास्टर प्लान, जितनी भी कौमें तरक्की करती हैं वो 20-25-30 साल का सोचती हैं, हमें उस प्रोग्राम को तरतीब देकर करना होगा। मैं फिर कहता हूं कि लोग मौजूद हैं, तमाम इदारों में भी मौजूद हैं, सियासी पार्टियों के अंदर भी मौजूद हैं, लेकिन मसला ये है कि वो अपनी काबिलियत को, अपनी एनर्जी को, अपनी सलाहियत को इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो अच्छा मिर्जा सिर्फ और सिर्फ आपका मौक़िफ़ आ गया इस हवाले से। शमीम अब्बास साहब ये फरमाएं कि इस वक्त चूंकि पीटीआई की गवर्नमेंट है, अगर इस वक्त पीटीआई की बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती तो वो इस वक्त क्या इकदाम करती है? जी शमीम अब्बास साहब। पहले ये सबसे पहला जरूरी है कि हम अपनी कौम का जो एतकाद है उसको कभी किसी सूरत में खराब नहीं करना चाहिए। आते हैं, मुल्कों पे बड़ी बड़ी आती है, दुनिया में बड़े बड़े मामला होते हैं, तो किसी सूरत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बात है, इसका नारा यह है कि ताकत का सरकार जब इस तरह और इस तरह के मामला हो जाएंगे, किस तरह मुकाबला कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है मेरे भाई कि आप एक मुल्क में जब इस तरह का कोई मामला चलता है
तो आपको पता नहीं हजारों के अंदर एक करोड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में आते हैं, अस्पतालों में लेके जा रहे हैं। आप उसी लेवल पर आपको आपका जिस इलाके का मरीज है उसी इलाके में नहीं जाना चाहिए। गली के पास आप जो और अस्पतालों की ओपीडी 2 महीने से आपने जो वायरस था एक इलाके से दूसरे इलाके में भी ना जा सके, आपने जो आपका जो लड़ने वाली फोर्स थी आपने पंचायत आपने तो सारी फोर्स ही मेरे को मालूम, ये बड़ी एक बात है। जिस इलाके का था उसका इलाज आपका पैरामेडिकल स्टाफ आप सबसे पहली बात तो ये है, मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि मैं इस सारे से डरना नहीं लड़ना है यार। ये लड़ने की बात है कि आपने ट्रांसपोर्ट बंद कर दी, आपने जहाज बंद कर दी, आपका हमारे पाकिस्तानी भाई वहीं पे खड़े लड़ना नहीं बचना, ये जो करा था ये बड़ा फैक्टर पैरामेडिकल आपका होना चाहिए होना था कि कोरोना से डरना है, ये सालों के बाद होना चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ी बात भारत की कि हमने सारा मुल्क तो मुश्किलात वो वक्त की रोटी थी वो भी उनके हाथ से छीन लिया। क्या थी भजन हमने किसी को क्या किया, हमने 100 आदमी में से एक आदमी के घर जो इनके ऐसो सभी लोग किस तरह करेंगे बाबर साहब। जब लोग भूखे मर रहे हो, जिसके बच्चे घर में भूखे हैं, वो कोरोना से डरेगा यार। बहुत से लोग सिंध में उसके 5 आके गोलियां खा ली और वो जो है वो कशी उस बंदे ने कर दी। इस तरह के जो लोग चाहिए चाहिए कि यार इन लोगों का क्या होगा। और ये खास तौर पर इस वक्त जो आपके छोटे ताजिर थे, जो छोटी छोटी दुकानों में बैठे थे, जो मुश्किल से राशन और अपना किराया पूरा करते थे, क्या उनको गवर्नमेंट ने पूछा भजन ये इसमें चल रहा है की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है ना जी, जो उनकी गवर्नमेंट इनके जो करते हैं ड्यूटी के, वो लिस्टें बना के उनको देते हैं उनकी सिफारिश पर। तरीका लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन पे नजरबंदी ना की और हर दुकानदार को 4, 5, 6 घंटे दुकान खोलने की इजाजत, तो देखता हूँ कि ये लोग कितनी पब्लिक रहेंगे। आपके छोटे दुकानदार हैं वो इस वक्त जो है ना हो चुके हैं वो ना पीछे नहीं हटेंगे। कराती है किसी अवाम के ऊपर मुसल्लत करती है तो फिर उसको पूरी तरह उसको किस
मतलब कितने लोग कितने कारोबार है, आप दर्जनों के इसमें आपके किराने की दुकान, रेडीमेड्स के कारोबार है, आप ऑटो इंडस्ट्री है आपकी। अब मुझे मीडिया पे ये जो दुकानदार है ये बोल सकते हैं, हम तो अभी तक इस मकसद में है कि यार दुकान खोली तो फीस आ जाएगी, वो ले जाएगी, जो है आने में तो जाकर पैसे भी देंगे, हमारा भी हमें हो जाएगा हमारा। हम तो पहले लोग उठे हुए हैं तुम्हारे साथ लात इस तरह ये पता है गरीब लोगों का बनता बड़े तो मुकम्मल तौर पर ये बताना पड़ेगा कि हमने आगे क्या रखना है और किन किन लोगों को दुकानें खोलनी है। अगर ये अल्लाह ना करे कि ये जी बाबू जी, उनके साथ मेरा हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। बाबर भाई आपको उनका होना तो बहुत जरूरी है ना। जी अपना मिर्जा जिया साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा, प्रोग्राम चूँकि वो डिस्टर्ब हो रहा है तो प्रोग्राम ख़त्म भी हो रहा है, तो मैं आखिरी सवाल की तरफ आता हूँ मिर्जा साहब आपकी तरफ। मिर्जा साहब, चूँकि माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी बातें की है, दूसरा आपने करप्शन की जहाँ बातें की है, आप ये बताएं कि मौजूदा गवर्नमेंट ने करप्शन से पाक माशरा की का नारा लगाया था, तो क्या वो करप्शन पाकिस्तान में, इस मुल्क से करप्शन खत्म करने में कामयाब हो सकती है? जी मिर्जा साहब। नहीं सर, नहीं, वो नारा था और नारे के हवाले से 1% भी किसी एक सेक्टर में भी करप्शन जो है वो खत्म नहीं हुई। और जो मैं कहता हूँ खसारा होता है हमारे यहाँ 40-45 बिलियन का, वो यही होता है कि हर सेक्टर के अंदर करप्शन है और वसाइल का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है, जो खसारा है। और ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर हर बंदे की नजर जाती नहीं है, आम आदमी की भी, और जो आला ऐवानों में बैठे हुए हैं, इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए हैं, वो भी अपनी तवज्जो जानते हुए, ये नहीं कि जानते नहीं है, कुछ लोग जानते हैं, कुछ अनजान है, जानते हुए भी सिर्फ तवज्जो नहीं करते। और ये उनके फराइज में शामिल है। वो सिर्फ जब कौमी असम्बली का इजलास होता है वो वहां पे भड़ास निकालते हैं, तमाम अपोजिशन वाले भी और हुकूमत वाले भी, और उसके उस भड़ास में, उस बहस में भी वो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने मफाद की बात कर रहे होते हैं। अपने अपने पकड़ दकड़ की बात है, उसको पकड़ लो, उसको छोड़ दो। भाई मुल्क के लिए क्या कर रहे हो, कौम के लिए क्या कर रहे हो, लोगों को रोजगार कहाँ दिया जा रहा है, करप्शन कहाँ ठीक हो रही है? देखिए, हमें 4-5 चीजें हैं। एक जो करप्शन है, करप्शन ये भी 100% खत्म हो सकती है। ये सारे काम करने की सलाहियत अल्लाह ताला ने बंदे को दी हुई है। 100% करप्शन खत्म हो सकती है पाकिस्तान के अंदर, 50% नहीं, 100%। और 100% लोगों को रोजगार मिल सकता है। 100% लोगों को जिनके पास घर नहीं है उनको घर मिल सकता है। ये 3 चीजें हैं ना, जिनके पास घर नहीं है उनको घर मिले, जिसके पास रोजगार नहीं है उसको रोजगार मिले, और जो करप्शन है वो 100% ठीक हो जाए।
और जो लोग रोजगार पे सारी कौम जाए तो उसका रेवेन्यू जो है, बस ये निज़ाम है इतना। इसको आप एक शहर दे दें, आप एक सूबा दे दें। मौजूदा वफाकी हुकूमत की पंजाब में भी हुकूमत है, KPK में हुकूमत है। आप नमूने के तौर पे एक शहर दे दें मुझे, एक सूबा दे दें, एक डिस्ट्रिक्ट दे दें, एक डिवीजन दे दें, और उसमें जो आपकी टीम है उसके साथ मिलके एक नमूने के तौर पे मैं आपको अगले 6 महीने के अंदर ये सारी चीजें अमली तौर पे अल्लाह के फजल से करके दिखा देता हूँ। इससे बड़ी और क्या बात है। 100% लोगों को रोजगार मिल जाएगा जो वहां पे होंगे, जो वहां पे जिनके पास अपना घर नहीं होगा उनको घर मिल जाएगा, और वहां पे तमाम सेक्टर के अंदर जो करप्शन है वो खत्म हो जाएगी। मैं हुकूमत को पेशकश भी करता हूं और हुकूमत को चैलेंज भी करता हूं कि आए, जितने भी उनके एक्सपर्ट्स हैं हुकूमत के पास, वो आए, वो आकर मेरे साथ बैठ के मौका दें और बात करें। अल्लाह के फजल से तमाम सेक्टर के अंदर निशानदेही भी करूंगा और उसके ऊपर अमली प्रोग्राम बना के भी दूंगा और अमली तौर पे काम भी करके दूंगा। और मेरे मोहतरम तमाम हर पाकिस्तानी का मैं एहतराम करता हूं, लेकिन जिसके ऊपर जो फराइज हैं वो अपने फराइज पूरे करे। अल्लाह ने बार बार कहा है, मैंने इंसान को कायनात की हर चीज से अफजल बनाया है। इंसान में सलाहियत मौजूद है, हमारे पास लोग इस काबिल हैं। जिस तरह मैंने पहले कहा है कि जो 300 साल में बाकी ममालिक ने तरक्की की है वो आज हम 20-25 साल में कर सकते हैं। हमारा एक इदारा फौज, जिसके पास दुनिया के मद्दे मुकाबल वसाइल कम है, वसाइल बहुत कम है, लेकिन कारकर्दगी में वो पूरी दुनिया के मद्दे मुकाबल दूसरे, किसी जगह पे दूसरे नंबर पे, किसी हवाले से पहले नंबर पे और किसी हवाले से तीसरे नंबर पे है माशाल्लाह। अगर एक इदारा जिसके ऊपर हमारे यहाँ लोग तनकीद भी करते हैं, कमियां भी होंगी, खामियां भी होंगी, वसाइल भी कम है, लेकिन इसके बावजूद वो इदारा अपनी कारकर्दगी, अपनी परफॉर्मेंस और दिखाते हुए दुनिया की बेहतरीन अफवाज में शामिल है। तो खुदारा जो बाकी इदारे हैं, इदारों के जो लोग हैं, उनको भी लफ्ज है वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, निजाम बनाओ और उसके ऊपर इंप्लीमेंट करवाओ। कोई मुश्किल काम नहीं है। आजकल मजदूर ने मजदूरी करनी है, लेकिन उसको उसकी मजदूरी का मुआवजा सही मिले। किसान ने काश्तकारी करनी है, मगर उसको मेहनत का सही मिले। ऑफिसर ने ऑफिसर ही रहना है, लेकिन वो अपने फराइज पूरे करे। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। एक निजाम को चलाना, ये फिंगर टिप के ऊपर जब जैसे हम ये 1 2 3 4 5 करते हैं, पूरे एक निजाम को चलाना सिर्फ इतना आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहाँ पे बस मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया, आपका मौका भी आ गया माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बातें आपने की। और मैं रावलपिंडी से शमीम अब्बास साहब आपका, और इस्लामाबाद से मिर्जा ज़िया इस्लाम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया शिरकत इख्तियार की। तो नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।